नमस्कार। सत श्री अकाल। मैं राहुल राज आप सभी का एक बेहतरीन सा वीडियो में स्वागत करता हूं। अभी हाल फिलहाल में रेलवे जो है इस स्तर पे जाकर के बच्चों के साथ धोखा कर रही है और इस स्तर पे बच्चों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जो अगर बारीकी से आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे अंत तक तो आपको सब कुछ क्लियर आ जाएगा कि बात तो सही है भाई। और बस आपसे इतना ही गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। और अगर अच्छा लगे और मेरा सुझाव अगर आपको सही लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक ये बात पहुंचे। और कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी चीज है। ठीक है। क्योंकि अगर अब नहीं अगर आप आगे आएंगे तो फिर ऐसे ही उल्टा सीधा होते रहेगा। ग्रुप डी की वैकेंसी आपकी फंस चुकी है। और आगे आपके साथ एएलपी में टेक्नीशियन में किस तरह से धोखा हो रहा है, इधर एनटीपीसी में आगे और भी होगा। तो अगर इस बात को आप नहीं समझेंगे तो फिर वही है कि जिस तरह से ग्रुप डी फंसी और आगे धोखा मिलते जाएगा। और खाते रहिए, तैयारी करते रहिए। कब तक फेस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कुछ चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। आइए एक एक करके इस वीडियो में बहुत बारीकी से बात करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। यहाँ पे अगर हम पहला बात करें तो अब मुद्दा उठ रहा है, बहुत सारे लोगों का डिमांड आ रहा है कि टेक्नीशियन में ट्रेड का सिलेबस लागू किया जाए। तो किसी का डिमांड है कि कुछ किया जाए तो कुछ किया जाए। हमारे हिसाब से अगर डिमांड रखना है तो पहला डिमांड है कि एएलपी और टेक्नीशियन को दोनों को साथ कर दिया जाए। एएलपी और टेक्नीशियन को दोनों को साथ में लाया जाए, 2025 में अलग अलग ना किया जाए। अब आप कहोगे कि सर इसमें दिक्कत क्या है? तो हम अपने हिसाब से हमको जो समझ में आता है उस हिसाब से आप बताना कि हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। ठीक है। तो टेक्नीशियन में जहां तक अगर पहला बात करें कि टेक्नीशियन में जहां तक हमको समझ है, जहां तक टेक्निकल के बारे में हम जानते हैं, तो इसका नाम है टेक्नीशियन। तो टेक्नीशियन अगर नाम है तो सबसे पहला मुद्दा कि इसमें ट्रेड का क्वेश्चन आना जरूरी है। ट्रेड का क्वेश्चन इसमें आना जरूरी है या नहीं है? आप खुद बताना। ठीक है। पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा कि अगर एएलपी और टेक्नीशियन दोनों अलग अलग आती है तो इसमें मान लेते हैं कि हमारा 20,000 सीट आया। ठीक है, मान लेते हैं 20,000 सीट आया और इसमें 10,000 सीट आया। ठीक है। अब एएलपी में जो 20,000 में जो भी फॉर्म भरे जाएंगे और टेक्नीशियन में जो फॉर्म भरे जाएंगे, इसमें दोनों में 75% स्टूडेंट कॉमन होंगे। होंगे या नहीं होंगे? 75% स्टूडेंट कॉमन होंगे। ठीक है, दोनों में। क्योंकि इसमें 12 पीसीएम वाले डालेंगे तो वो अलग हो जाएंगे, बाकी 75% स्टूडेंट इसमें कॉमन होंगे। होंगे ना? आप बताना। उसके बाद जब इसमें हमारा टेक्नीशियन में रिजल्ट आएगा तो जिसका टेक्नीशियन में रिजल्ट होगा उसका एएलपी में भी रिजल्ट आ जाएगा। जो रिजल्ट आएगा तो ई फॉर्म कॉमन भरेंगे 75%। ठीक है। अब 10,000 इधर, 20,000 इधर और 10,000 इधर, जो रिजल्ट आएगा रिजल्ट में भी हमारा 50 से 60% कॉमन स्टूडेंट होंगे। 50 से 60% कॉमन स्टूडेंट होंगे। होंगे ना? अब वो या तो एएलपी ज्वाइन करेंगे या फिर टेक्नीशियन ज्वाइन करेंगे। करेंगे ना? बात को समझिएगा। अब 50 से 60%, तो अगर इसका भी 60% हम लेते हैं तो 10,000 का 60% 6,000 हो जाएगा। तो 6,000 सीटें यहां से ब्लैंक हो गई, खाली रह जाएगी अगर वो लड़के इधर ज्वाइन कर गए तो। अगर इसका 60% इधर ज्वाइन कर गए तो 12,000 सीट इसमें ब्लैंक रह जाएगी। रह जाएगी या नहीं रह जाएगी? और फिर यही सरकार, तो अगर हम मान लेते हैं कि 6,000 सीट भी हमारा ब्लैंक रह गया तो यही सरकार अगर नेक्स्ट टाइम क्या करेगी कि इसी 6,000 को प्लस करके नेक्स्ट फॉर्म में ऐड कर देगी। नेक्स्ट फॉर्म में ऐड कर देगी। नेक्स्ट फॉर्म में, नेक्स्ट फॉर्म में फिर से वापस फॉर्म डालिए। तो यहाँ पे सरकार तो आपको डाटा दिखाएगी कि 10,000 यहाँ पे हमने सीट दिया, लेकिन दिया कितना? 4,000 बच्चों को नौकरी दिया। नौकरी कितने बच्चों को दिया? 4,000 बच्चों को वेटिंग लिस्ट हटा दिया गया है। तो 4,000 बच्चों को नौकरी दिया गया। फिर यही 6,000 को आगे ऐड करेगी। अगर मान लेते हैं कि नेक्स्ट वैकेंसी अगर 10,000 आने वाली है तो फिर अगला बार दिखाएगी कि 16,000 हमने वैकेंसी दिया। 16,000 वैकेंसी दिया। फिर अगर इसमें भी कुछ सीट खाली रहेगा तो अगला वैकेंसी अगर 10,000 आने वाली है तो इसको दिखा देगा कि हमने 15,000 सीट दिया। तो यहाँ पे अगर 2 साल का ही हम डाटा का बात कर ले तो 20 और 10 30 हो गया और 15 और 16 31 हो गया। तो 30 और 31 60,000 61,000 वैकेंसी हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें कि नौकरी कितने लोग को मिला तो इसमें अगर
15-17 हजार, 2-3 हजार इसमें ब्लैंक जाएगा ही जाएगा। तो 15-17 हजार इसमें हुआ, और इसमें अगर हम डाटा देखें तो 4 हजार इसमें हुआ, तो यहाँ पे 20 हजार लोगों को नौकरी मिला। फिर अगला बार सेम चीज होगा। तो मतलब मान के चले कि अगर जितना फॉर्म आ रहा है उसका हमको 50 से 60% बच्चों को जॉब मिलना है, बाकी लोगों को जॉब नहीं मिलना है। अगर 30 हजार सीट आ रही है तो कुल मिला करके इसमें दोनों मिला करके 5-7 हजार तो सीट ब्लैंक जाना ही जाना है, क्योंकि 5-7 हजार बच्चे कॉमन रहेंगे ही रहेंगे। और कॉमन रहेंगे क्योंकि जो टेक्नीशियन का रिजल्ट इतना हाई कट ऑफ पे लेके आ रहा है, तो उसमें इसमें पक्का उसका रिजल्ट होगा, क्योंकि इसमें तो ट्रेड पास ही करना है केवल। तो पहला मुद्दा हमारा होना चाहिए कि एएलपी और टेक्नीशियन को साथ कर दिया जाए जैसे पहले हो रहा था, ताकि एक फॉर्म भरा जाए। इसमें बच्चों का दोनों तरफ से नुकसान है, एक तो सिलेक्शन भी कम लोगों का होगा, दूसरा नुकसान है कि दो फॉर्म डालो, दोनों का पैसा दो। सरकार को भी इसमें एक तरह से अगर देखा जाए सरकार के प्रति भी, तो सरकार को भी घाटा है कि दो एग्जाम कंडक्ट कराना पड़ रहा है अलग अलग। एक साथ दोनों हो जा रहा था, अभी तक तो बहुत बढ़िया से हो रहा था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। तो इसलिए हमारा डिमांड है कि पहला बात कि एलपी और टेक्नीशियन को पहले जैसे हो रहा था वैसे कर दिया जाए, इसमें कोई छेड़छाड़ न किया जाए, क्योंकि इससे ये नुकसान है। बात समझ में आ रहा है? दूसरा बात हमको जहां तक समझ में आ रहा है कि सेम चीज 12 और ग्रेजुएट लेवल में लागू होगा। सेम चीज 12 एनटीपीसी 12 और ग्रेजुएट लेवल में लागू होगा। जो लड़के ग्रेजुएट लेवल वाले फॉर्म डालेंगे वो 12 लेवल वाले में भी होंगे। जिनका ग्रेजुएट लेवल वाले में रिजल्ट आएगा, जिनका ग्रेजुएट लेवल वाले में रिजल्ट आएगा, तो आपको क्या लगता है वो 12 लेवल वाले में रिजल्ट नहीं देंगे? तो देंगे ही देंगे। तो मतलब यहाँ पे भी आपका लगभग 50 से 60% रिजल्ट कॉमन रहेगा। 50 से 60% जो रिजल्ट रहेगा वो क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। कॉमन रहेगा। अब यहाँ पे 50 से 60% पहले से रिजल्ट कॉमन रहेगा। उसके बाद इसमें 5-10% तो मान के चलिए कि जो पहले से जॉब कर रहे हैं, सिकंदराबाद बैठे हुए हैं, बेंगलोर बैठे हुए हैं, वो पटना आना चाहेंगे, तो वो 2-4-5% वो लेके जाएंगे, उधर वाला सीट खाली करेंगे अगर इधर सिलेक्शन हो जाता है तो कुल मिलाकर के 60% तो वैकेंसी ब्लैंक जानी ही जानी है। या तो इसका जाए या तो इसका जाए। तो फिर क्यों अलग अलग किया गया भाई? अलग अलग तो इसीलिए किया गया ना, ताकि डाटा दिखा सके। वैकेंसी तो ब्लैंक रह ही जा रहा है, नौकरी तो मिल नहीं रहा है। तो भाई 12 और ग्रेजुएट लेवल को भी क्यों अलग अलग किया गया? आखिर जब सरकार नौकरी देना चाहती है तो फिर ऐसे क्यों कर रही है? इस बात को आप बताइएगा। क्योंकि रिजल्ट तो कॉमन रहेगा, जो ग्रेजुएट लेवल वाले में जिनका रिजल्ट आएगा वो क्या 12 लेवल वाले में उनका रिजल्ट नहीं रहेगा? रहेगा ही रहेगा। और ग्रेजुएट लेवल वाले ज्वाइन करेंगे तो 12 लेवल वाले में ब्लैंक हो जाएगा। और इससे कहीं ना कहीं जो 12th पास आउट है, जो अभी ग्रेजुएट नहीं है, उनको भारी नुकसान है कि नहीं है? आप बताइएगा। जो 12th पास आउट है, ग्रेजुएट नहीं है और केवल 12 पे फॉर्म डाले हैं, उनका भारी नुकसान है, क्योंकि वो ग्रेजुएट लेवल वाले के साथ फाइट करेंगे और उसका इसमें रिजल्ट रहेगा। तो फिर इसमें 12 लेवल वालों का रिजल्ट नहीं बन पाएगा। अगर फॉर्म एक साथ रहती है तो जो अगर उनका ग्रेजुएट लेवल वालों का रिजल्ट है तो उतना इधर 12 वालों का भी रिजल्ट हो जाएगा। कट ऑफ पे असर पड़ेगी। कट ऑफ पे आपका असर पड़ेगी। अगर इस तरह से एग्जाम हो रहा है, 12 लेवल अलग और ग्रेजुएट लेवल अलग, तो ग्रेजुएट लेवल वाले लड़के 12 लेवल वाले में बैठेंगे, और बैठेंगे तो जिसके कारण यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कट ऑफ बढ़ेगा। तो भाई 12 लेवल वालों और ग्रेजुएट लेवल वाला फॉर्म को अलग अलग ना किया जाए, हमारे समझ से इसको एक साथ कर दिया जाए। जब बात करना ही है और डिमांड करना ही है तो एक साथ सारे डिमांड को रखा जाए और इसको समझा जाए। केवल कुछ भी आ करके और बोलने और व्यू के चक्कर में कुछ भी करने से काम नहीं चलने वाला है। क्या सही है इस बात को सोचना पड़ेगा। हो सकता है हम गलत होंगे, तो आप बताइएगा कि हाँ सर आप यहाँ पे गलत बोल रहे हैं, या आप अपने बड़े भाई या छोटे भाई के नाते ही हमको राय दे दीजिएगा। अगर आप बड़े भाई समझते होंगे तो बड़े भाई के नाते आप राय दे दीजिएगा कि हाँ बड़े भाई यहाँ पे गलत हो। अगर आप लगता है कि हम आपसे छोटे हैं तो आप छोटे भाई के नाते ही राय दे दीजिएगा कि हाँ भाई तुम यहाँ पे गलत हो सकता है। लेकिन हमारे समझ से जो है वो बात अगर उठ रही है और डिमांड करना है तो ये सारा डिमांड होना चाहिए। तीसरा डिमांड पे आते हैं। तो तीसरा डिमांड है, अब हम ग्रुप डी में आईटीआई और इसका बात ही ना करें। हमको बात करना है कि ग्रुप डी में 1 लाख प्लस वैकेंसी किया जाए। क्यों? क्योंकि अगर ग्रुप डी में 1 लाख प्लस वैकेंसी होगी तो आईटीआई और 10th अलग अलग हो जाएंगे। आईटीआई वालों और 10th वाले अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन यहाँ सरकार का मंसूबा था कि नॉन टेक्निकल पोस्ट को खत्म करना था। बात को समझिएगा। नॉन टेक्निकल पोस्ट को खत्म करना था। नॉन टेक्निकल पोस्ट को खत्म करना था।
और नॉन टेक्निकल पोस्ट को खत्म करना था तो सरकार ने 2018 में नोटिस जरूर दिया था कि हम लेवल 1 में आईटीआई रखेंगे, लेकिन उसने साफ साफ बोला था कि टेक्निकल पोस्ट में रखेंगे। और टेक्निकल पोस्ट तो दिया लेकिन नॉन टेक्निकल पोस्ट हटा दिया। अब नॉन टेक्निकल पोस्ट हटा दिया तो आप भी जानते हो, आपके भी घर परिवार आस पड़ोस में बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जो कि 10th पास आउट करके बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि ग्रुप डी में नौकरी मिल जाएगा एक ग्रुप डी के भरोसे। तो उनका हक छीना जा रहा था। तो कहीं ना कहीं 10th वालों की संख्या ज्यादा है। अब अगर 10th वालों से सरकार लड़ाई लेती तो कहीं ना कहीं भारी पड़ जाते 10th वाले। तो इसीलिए ग्रुप डी वालों से लड़ाई ली और आपस में लड़ा दिया। तो हमारा सिंपल सा मुद्दा है, भाई ग्रुप डी में 1 लाख प्लस वैकेंसी करो। अगर ग्रुप डी में 1 लाख प्लस वैकेंसी करती है सरकार तो जाहिर सी बात है आईटीआई और 10th अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मुद्दा अटक गया कि 32,000 मात्र वैकेंसी है। अगर आपका 20,000 वैकेंसी भी आईटीआई और 10,000 वैकेंसी भी अगर 10th को कर रही है तो फिर ये और बहुत कम लगने लगेगा। तो कम से कम सरकार एक साथ तो दिखा दी कि 32,000 प्लस वैकेंसी दिए हैं और सरकार को तो डाटा दिखाना है। तो हमारा हिसाब से मुद्दा जो होना चाहिए कि ग्रुप डी में 1 लाख प्लस वैकेंसी करो। 1 लाख प्लस अगर वैकेंसी हो जाता है तो आप विश्वास मानिए कि आपका आईटीआई और 10th खुद ब खुद अलग अलग हो जाएगा। सरकार खुद ब खुद इस बात को कर देगी। लेकिन यहाँ पे सरकार के साथ समस्या ये था कि नॉन टेक्निकल पोस्ट को खत्म कर देना था। और नॉन टेक्निकल पोस्ट को खत्म कर दी है तो फिर अगर 10th वालों का फॉर्म ही नहीं आएगा, क्योंकि जो इस बार 32,000 सीट आई थी उसमें नॉन टेक्निकल मात्र 5,000 पोस्ट था। तो 10th वालों के लिए 5,000 पोस्ट अगर रिलीज करती तो 10th वाले बवाल मचा देते। तो 10th वाले बवाल मचा देते और जैसे आईटीआई अगर देखा जाए तो 10 बच्चे में एक बच्चे करके बैठे हुए हैं, तो वहां पे 9 बच्चे 10th वाले हैं। और इनकी संख्या ज्यादा है और प्लस में एक जगह पे है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इनसे लड़ाई लेना मुश्किल था, इसलिए आईटीआई और 10th दोनों को आपस में भिड़ा दिया गया। तो भाई मांग जो है सही ढंग से अगर हम रखें तो बात बनेगी और सब कोई साथ आएगा। तो ग्रुप डी में वैकेंसी जो है हमारा 1 लाख प्लस वैकेंसी होना चाहिए। अगर 1 लाख प्लस वैकेंसी होती है तो आपका 10th और आईटीआई खुद ब खुद अलग अलग हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। बिना मतलब हो हल्ला बचाने से कुछ नहीं होने वाला है। शुरू से कह रहे हैं कि भाई आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी जिस तरह से लड़ाई के आप लोग बात कर रहे हैं उस तरह से ग्रुप डी की वैकेंसी फंस जाएगी। और वही हुआ। क्योंकि 32,000 पोस्ट है भाई। अगर आप कह रहे हो कि आईटीआई लागू करो करेंगे तो फिर 10th वाले कहाँ जाएंगे, आप ये भी सोचो ना। आप अपना ही क्यों सोच रहे हो, केवल ये भी सोचो कि 10th वाले कहाँ जाएंगे। हम भी शुरू से ही आईटीआई वाले ही हमारे ज्यादा स्टूडेंट हैं। लेकिन अगर रियल बात हो तो भाई अगर लड़ाई लड़ना है तो एक्चुअल में लड़ाई होना चाहिए कि भाई 10th वालों का भी वैकेंसी रिलीज किया जाए और इस पोस्ट को बढ़ा करके अलग अलग कर दिया जाए। पोस्ट जब है ही नहीं तो अलग अलग कहां से करेगी सरकार। जब वैकेंसी दी ही नहीं, मात्र 32,000 सीट पे वैकेंसी दी है तो सरकार अलग अलग कहां से करती। इसीलिए तो सरकार नाकामयाब रही इसको अलग अलग करने में। और इस बात को हम लोग समझ नहीं पाए और हम लोग दो गुट में बट के लड़ाई लड़ने लगे। तो इसलिए हमारे हिसाब से जो होना चाहिए कि ग्रुप डी में 1 लाख प्लस वैकेंसी भाई दिया जाए, जिससे हमारा आईटीआई और 10th खुद ब खुद अलग हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है। अगर बात समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चले। और तीसरा और सबसे खास बात आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए कि लास्ट बात की वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए। 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 वेटिंग लिस्ट खत्म क्यों किया गया, जब एएलपी और टेक्नीशियन में भी बहुत सारे बच्चे कॉमन है, 12th लेवल एनटीपीसी और ग्रेजुएट लेवल में भी बहुत सारे बच्चे कॉमन है, तो फिर वेटिंग लिस्ट दिया जाए। वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं दिया जा रहा है। वेटिंग लिस्ट तो ऐसे भी देना चाहिए अगर अलग अलग नहीं है तब भी। क्यों, क्योंकि एनटीपीसी में ही आप उठा करके देखेंगे तो बहुत सारे हमारे ही दोस्त हैं जो अभी सिकंदराबाद में बैठे हुए हैं स्टेशन मास्टर बन के उस चक्कर में है कि हम पटना आ जाएं। अब जाहिर सी बात है अगर वो फॉर्म डालेंगे और वो जब एग्जाम में बैठेंगे तो वो बिना टेंशन का एग्जाम को देंगे क्योंकि उनको फेल होने का डर नहीं है। उनको मैक्सिमम स्कोर करना है ताकि पटना वो आ जाए। तो मैक्सिमम स्कोर करने के चक्कर में वो ज्यादा हाई लेवल पे अटेम्प्ट करेंगे और हाई लेवल पे अटेम्प्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं इससे कट ऑफ पे असर पड़ेगा। तो अगर मान लेते हैं कि उनका पटना में सिलेक्शन हो जाता है तो सिकंदराबाद वाली सीट तो खाली हो जाती है। तो इसलिए वेटिंग लिस्ट तो 100% ही जारी करना चाहिए।
बात समझ में आ रहा है? तो तीन चार चीज है, अगर जो भी रेलवे का मीटिंग हो या जो भी शिक्षकगण का मीटिंग हो, तो हमारे समझ से यही हमारा विचार है, हम अपना राय व्यक्त किए हैं। आप लोग जो भी राय है आप कमेंट में देने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है। आप जो कुछ भी कमेंट करेंगे वो आपका कमेंट मान्य होगा, ठीक है, क्योंकि ये सोशल मीडिया है और ओपन प्लेटफॉर्म है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर। और आपका शिक्षा, आपका एजुकेशन, आपका अनुशासन उसमें झलकता है, ठीक है। तो आप जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, एक बड़े भाई के नाते, एक छोटे भाई के नाते जो भी राय देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। लेकिन हमारा जो राय है वो यही है। और अगर इस चीज से हम आगे बढ़ते हैं, अगर इस मुद्दा को लेकर के अगर ये चीज सुधार आती है तो कहीं ना कहीं सही होगी। क्योंकि अगर बाई द वे मान लेते हैं कि 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि आपका ग्रुप डी की वैकेंसी मई में कोर्ट का डिसीजन आ जाए कि आईटीआई लागू हो, तो अगर मई में कोर्ट का डिसीजन आ भी जाता है कि आईटीआई लागू हो, तो फिर 10th वाले केस करेंगे, क्यों? क्योंकि फॉर्म भराने के बाद उसके नोटिफिकेशन में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो जब वो केस करेंगे तो फिर से आपका वैकेंसी पेंडिंग में जाएगा। तो अब यहाँ पे दो रास्ता बचेगा कि या तो वैकेंसी को निरस्त किया जाए, तो निरस्त किया जाए तो इतने सारे लोगों का पैसा बर्बाद जाएगा। वैकेंसी को वापस से रिलीज किया जाए, फिर से फॉर्म भरवाया जाए, तो ये बहुत ही लॉन्ग प्रक्रिया होगा और कहीं ना कहीं आपका इससे वैकेंसी पर ही असर पड़ेगा। तो जो मांग कर रहे हैं कि ग्रुप डी में केवल आईटीआई के डिमांड के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत तरीके से लड़ रहे हैं। लड़ाई लड़ना है, अगर जीतना है तो उसका तरीका भी सही होना चाहिए। अगर आप गलत तरीके से लड़ाई लड़ेंगे तो कभी जीत हासिल नहीं होगी। और इससे सब तरह से असर कहाँ पे पड़ेगा? तो स्टूडेंट पे पड़ेगा, स्टूडेंट पे ही पड़ेगा। तो इसलिए इस बात को समझिए, और अभी भी समय है। जो भी मीटिंग शिक्षकगण का हो या आरआरबी से मीटिंग हो, तो यही प्रस्ताव को रखा जाए हमारे समझ से। आप लोग अपना राय बताइएगा, ठीक, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सब लोग को ये बात समझ में आए, और देखेंगे तो पक्का समझ में आएगा। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और दूसरा बात कि स्टूडेंट के लिए खास मैसेज कि भाई पढ़ाई में कोई कमी मत करो, क्योंकि 2025 जो है वो एक डायमंड टाइम है आपके लिए। वैकेंसी आ रही है, कुछ लोगों का तो सिलेक्शन होगा, उसमें आपका सिलेक्शन हो, बस यही नियत रखें, यही दिमाग में रखें कि इस बार एक सीट अपना पक्का कर लेना है। चाहे वो किसी में हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, बिहार एसएससी हो, बहुत सारी वैकेंसी आ रही है बिहार और यूपी में, यूपी पुलिस हो, जहां से भी हो, जैसे भी हो, आपका सिलेक्शन हो जाए। बात समझ में आ गया? आप जिसके साथ भी जुड़ के पढ़ना चाहे, जहां पे भी आपको अच्छा लग रहा है, जिस टीचर का भी, शिक्षक का भी पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, उसके साथ आप जुड़े। और एक शिक्षक पे भरोसा करके, ना ही कोई शिक्षक खराब होता है, ना ही कोई किताब खराब होता है। एक शिक्षक पे भरोसा करके आप आगे बढ़े और पढ़ाई को जारी रखें। पढ़ाई रात दिन एक करके करें, जम के करें, इसमें कोई कसर बाकी ना छोड़ें। और बाकी आपको बता दें कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अभी आपके लिए खास प्राइस पे चल रहा है मास्टर प्लान 2025 स्पेशल, मात्र 499 में चल रहा है। और ग्रुप डी स्पेशल मात्र 299 में चल रहा है। इसमें मैथ और रीजनिंग 100% दोनों में कवर करेंगे, और जीके जीएस पे गाइड करेंगे। ई जो है आपका ग्रुप डी स्पेशल है, और ई जो आपका है ये 2025 स्पेशल है। 2025 में जितनी भी वैकेंसी आपकी आ रही है, जितना भी आपका एग्जाम होगा, सबको टारगेट करके इसमें चल रहे हैं। इसमें आपका 2024 तक का सवाल ऐड हो चुका है, वो आपका रेलवे का हो या फिर एसएससी का हो। अब 499 में आपको एक किताब नहीं मिलेगा, या फिर रेलवे का या फिर एसएससी का, किसी का एक किताब नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ तो आपको 499 में पूरा एसएससी का भी सारा क्वेश्चन कराएंगे और रेलवे का भी सारा क्वेश्चन 2024 तक का कराएंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए खास ऑफर है, आप ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो। नहीं तो इसका प्राइस कभी बढ़ जाएगा तो फिर आप परेशान करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करने का आपसे इजाजत लेंगे। बाकी आप अपना राय दीजिएगा कि आपका राय इसके विषय में क्या है।